क्लास अभी अपना टॉपिक है एसी सर्किट विद कैपेसिटेंस। इसके पहले हमने एसी सर्किट विद इंडक्टेंस पढ़ ली थी। अब कैपेसिटेंस के केस में अपने को समझ में आ गया होगा कि कोई तो भी एसी सर्किट है जहां पर सप्लाई एसी वाला है और वहां पर हम कैपेसिटर लगाने वाले हैं। तो ये हमने यहां पर लगा दिए कैपेसिटर और यहां पर ये हमने दे दिए सप्लाई अल्टरनेट वाला। ठीक है, तो यहां पर है कैपेसिटर। अब जैसे हमने इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दिए तो जो करंट की वैल्यू रहेगी या तो ये डायरेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं या फिर अपोजिट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ही चेंज होती है। तो किसी तो भी समय में हमने करंट की डायरेक्शन ये ले ली है। अब जब हमने यहां से सप्लाई चालू कर दिए तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। मतलब जब करंट की डायरेक्शन ऐसी तो कैपेसिटर चार्ज, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमेशा ही यहाँ पर लगा होता है विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग करंट। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से उसके वजह से ही कैपेसिटर चार्ज और अनचार्ज होते रहता है। और कैपेसिटर के केस में ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये भी पढ़ लिए हैं कि यहाँ पर जो भी चार्जेस कैपेसिटर को मिलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज से। और Q इक्वल्स टू यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लिखा जाएगा C और इनटू हो जाएगा V। C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम बोलेंगे। तो फिर यहाँ पर V की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो V इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो यहाँ का जो भी वोल्टेज है V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये जो वोल्टेज है ये इक्विवेलेंट रहेगा यहां पर जो हमने दिए है ईएमएफ उससे। दिस इज इक्वल टू ईएमएफ। और ये किसके साथ में इक्वल रहेगा, ईएमएफ के साथ में। मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E। तो देयरफॉर V के जगह हम लिखेंगे E इक्वल्स टू Q अपॉन में क्या हो जाएगा, C। तो इस तरह से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। अब Q की वैल्यू यहां से ढूंढेंगे तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू C। अब E की वैल्यू अपने को पता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो Q इक्वल्स टू E के जगह हम लिखेंगे, चलो C को सामने लिख देते, C E के जगह हम लिखेंगे E0 साइन ओमेगा t। फिर ये Q है, Q क्या है, चार्ज। अब हमारे पास में ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो अपने को पता है कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। अब करंट की इक्वेशन पता करनी बाकी है। तो चार्ज से करंट कैसा होगा, चार्ज अपॉन टाइम, वो क्या होता है, करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, करंट में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी क्या होता है, डेरिवेटिव लेना। तो वही करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी क्यू बाई डी टी हो गया इक्वल्स टू, इधर में भी डी डी टी ऑफ सी E0 साइन ओमेगा टी। डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट I इक्वल्स टू C और E0 कांस्टेंट, C E0 हो गया कांस्टेंट, और डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब डेरिवेटिव निकालना है किसका, साइन ओमेगा टी का। ये तो कांस्टेंट है, यहां पर हम सामने बढ़ाते हैं इसको। तो I इक्वल्स टू C E0 डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी वो क्या होता है, cos ओमेगा टी, और अपॉन ओमेगा टी, सॉरी अपॉन नहीं, वो इंटीग्रेशन में होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, ओमेगा। इस तरह से I इक्वल्स टू C, उस ओमेगा को भी हम इधर में ला लेंगे, C E0 अपॉन क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा, और इंटू क्या है, cos ओमेगा टी। तो I इक्वल्स टू, अब ये जो CE0 ओमेगा है इसको एज इट इज लिखते हैं, और ये जो cos ओमेगा टी है इसका एक रिलेशन है अपने पास में, cos ओमेगा टी मतलब cos थीटा इक्वल्स टू
साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। यहाँ पर देखो ये प्लस है, ठीक है। इसके पहले के केस में यही हमने फॉर्मूला ले ली थी, लेकिन वहां पर क्या लिखे थे, माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस लिखने का रीजन क्या होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। कि चलो बता देता हूं कि यहाँ पर प्लस है तो क्या होता है, अगर हम 4 क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं तो इस केस में अगर 4th क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले में ये जो आएगा वो माइनस आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में भी ये माइनस आता है, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में माइनस नहीं, इस क्वाड्रेंट में आएगा प्लस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। cos ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है। ये आपके लॉग टेबल में भी मिल जाएगा आपको, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं आपको ये मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस, वेट, हाँ बराबर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस आता है इसलिए यहाँ पे रहेगा प्लस। एक बार आप लोग ये श्योर कर लेना, ठीक है। जब ये 4th क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये प्लस रहेगा, ये सही है फॉर्मूला। फिर cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 मतलब ही 90 और प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। अब I इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला जो होता है I इक्वल्स टू I0 साइन थीटा, ऐसा होता है, या फिर ओमेगा टी जो भी होता है। तो ये जो टर्म है ये कैसे भी करके इसकी जगह I0 बैठना ही चाहिए। देखो जनरली अपने को पता है E इक्वल्स टू I इंटू क्या होता है, R। तो I इक्वल्स टू E अपॉन R होता है। I नॉट की बात करेंगे तो E नॉट यहां पर आ जाएगा। तो अगर यहां पर हम देखते हैं इसको अगर मैंने कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दिया, देखो E नॉट, ठीक है, E नॉट और ओमेगा सी को देखो 1 अपॉन ओमेगा सी लिख रहे हैं, ठीक है। ओमेगा और सी है नीचे में ले लिए, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर में भी जाएगा तो सीधा सीधा ओमेगा सी हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E0 अपॉन आर ये इक्विवेलेंट है, इससे इक्विवेलेंट है। I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन ओमेगा सी है ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टर जब यहां पर लगा था उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था एक्सएल, अभी है कैपेसिटर, तो इस केस में इसका रिएक्टेंस आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों एक तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस R मतलब क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो होता है, वैसे इंडक्टिव के केस में एक्सएल जो था वो अपोजिशन था मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब ही इसे बोला जाता है एक्सी। ये अपोज करने वाली टर्म होगी, और अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस, इसलिए हम रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट लेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन ओमेगा सी है वो क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसको एक्सी से लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जैसे 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ओमेगा की जगह अगर मैंने ट्वाइस पाई एन लिख दिया और सी भी डाल दिया, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये कंप्लीट क्या है, एक्सी। तो इसकी जगह अगर मैं एक्सी लिख देता हूं, एक्सी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये रिएक्टेंस घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो इसका कुछ ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी,
देखो फ्रीक्वेंसी उधर में बढ़ रही है तो उस केस में रिएक्टेंस की वैल्यू देखो इतनी छोटी है, और अगर यहाँ पर की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे छोटी है लेकिन रिएक्टेंस कैसे है, बड़ा है, क्योंकि रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो अगर यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देते तो रिएक्टेंस कितना होता, 0, मतलब ये एसी पर ही काम करता है, ठीक है। और डीसी के केस में अगर हमने यहाँ पर डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमने एसी सप्लाई की है, अगर डीसी सप्लाई करते हैं डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी मतलब एन की वैल्यू हम कितना लिखते हैं, 0। अगर यहाँ पर 0 लिखते तो 1/0 कितना होता, इन्फिनिटी। तो क्या होता है जब हम डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना इनफाइनाइट हो जाएगा कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि ओपन सर्किट है, कुछ भी करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। कौन से केस में, डीसी के केस में। लेकिन एसी के केस में क्या रहेगा, एन की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेंगी, सपोज टू बी 50, तो उस केस में कुछ ना कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनेगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिए, और ये साइन π/2 प्लस ओमेगा टी आई इक्वल्स टू E/1/ωc, E0/1/ωc इक्वल्स टू I0 होता है, तो ये I0 फिर साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन है मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, चलो, या फिर इसको 2 बोल देंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 लिया था, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इक्वेशन कितने भी ले सकते हैं, किसी को भी नेमिंग कर दो आप, चलता है। अगर इक्वेशन 3 और 2 इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो E की जगह करंट लिखा है, मतलब जहां पर ईएमएफ है वहां पर करंट है, जहां पर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है वहां पर करंट की पीक वैल्यू है, साइन की जगह साइन है, लेकिन ओमेगा टी की जगह यहाँ पर कितना है, π/2 प्लस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी से π/2 कैसे है, ज्यादा है। ये आप समझ जाओ, इसको नोट करो, हम सामने पढ़ेंगे। तो ये दो इक्वेशन अपने पास में अवेलेबल थे, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ये सेकंड इक्वेशन हमने बनाए थे, और I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये π/2 सामने लिखो या फिर पीछे लिखो, चल जाता है। ये थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों को हमने जब कंपेयर किए थे तो अपने को ये लगा कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ की जो वैल्यू है वो ईएमएफ की वैल्यू से π/2 करंट की वैल्यू सामने से स्टार्ट हो रही, ठीक है। लास्ट केस में क्या हो गया था, लास्ट केस में मतलब इंडक्टिव के केस में E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ये तो वैल्यू ईएमएफ की थी, लेकिन करंट की वैल्यू क्या थी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 था। π/2 से वो पीछे चल रहा था, जिसे लैग होना बोलते हैं। इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं, करंट लैग टू ईएमएफ बाय π/2, मतलब करंट ईएमएफ के π/2 इतने पीछे है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट π/2 इतने क्या है, सामने, क्योंकि प्लस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीड, करंट लीड टू ईएमएफ बाय π/2। और अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ईएमएफ बना लेते, ठीक है। ईएमएफ का एंगल कितना है, ओमेगा टी, इसको मान लेते हैं ये E0 हो गया, और इसका एंगल कितना है, ये है ओमेगा टी, इतना, ठीक है। अब करंट का एंगल देखो, करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी से भी प्लस π/2 है, π/2 मतलब 90 होगा, तो फिर और प्लस देखो ये जो है इसको 90, मतलब इसको क्या रहेगा, 90। लेकिन हमें पता है कि ईएमएफ कंपेयर से करंट की वैल्यू कितनी होती है, कम, एंगल बड़ा है लेकिन करंट की वैल्यू कितनी होती है, कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I0, और यहां से लेकर ये जो एंगल है वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, मतलब π/2 का ये एंगल रहेगा। और इसको अगर अपने को वेव डायग्राम ड्रॉ करनी, ये फेजर डायग्राम होगी, वेव डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम करंट की वैल्यू ले लेंगे, छोटी वैल्यू। तो अपने को ये दिखता है कि ईएमएफ का जो एंगल है ओमेगा टी, उससे π/2 क्या है, ज्यादा है। अगर ईएमएफ 0 से स्टार्ट होगा तो देखो ईएमएफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो सपोज टू बी मैं ईएमएफ स्टार्ट कर रहा हूं,
ये हो गया ईएमएफ। तो फिर करंट ईएमएफ के प्लस पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है। प्लस पाई बाय 2 से मतलब वो उसके पहले से, देखो ईएमएफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कहां से स्टार्ट है, उसके भी पहले 90 से, और हमें पता है यहां पर कितना होता है, 90 होता है। तो देखो करंट की वैल्यू मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो फिर करंट का जो ग्राफ निकलेगा कुछ इस तरह से निकलने वाला है। ये यहां पर जाएगा 0 पर। बाद में ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपने को कहां मिलेगी, यहां कहीं तो भी मिलने वाली है करंट की वैल्यू, यहां पर। और फिर यहां से फिर करंट की वैल्यू ऐसे सामने जाएगी और ऐसे रहेगी। मतलब ये जो वैल्यू है ये करंट की पीक वैल्यू है। मतलब यहां पर ईएमएफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट ये 0 से नहीं, ये यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कितने से स्टार्ट हो रहा है, 90 से। मतलब ईएमएफ स्टार्ट हो रहा है ओमेगा टी से, तो उसके भी पहले से कौन स्टार्ट हो रहा है, करंट स्टार्ट हो रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं करंट लीड्स बाय 90 डिग्री। इंडक्टर के केस में करंट लैग बाय 90 डिग्री, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर इनके जो भी नोटेशन है हम इनको दे सकते हैं, ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या है करंट की पीक वैल्यू, तो आई इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और ये करंट की मैक्स वैल्यू, यहां पर भी करंट की मैक्स वैल्यू रहेगी, यहां पर ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। और यहां पर इनका एंगल 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, और यहां पर कितना आएगा, ये 2 पाई की यहां पर वैल्यू। चलो ठीक, इसको बात करें 2 पाई की वैल्यू। इस तरह से हम इसको लेवलिंग कर सकते हैं।